तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, है ना। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखना तो सीख लिया है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसको भी जल्दी समझ लेते हैं। हालांकि आपको पता है ये ज्यादा आसान होता है पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। और याद करो तो जब मैंने आपका एनर्जी का सेक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करेगा, मतलब वो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा सकता है, वर्क करा सकता है। तो जो एनर्जी उसकी मोशन की वजह से होगी उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, है ना। तो अब वो मोशन की वजह से कितनी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, उसको कैसे लिखा जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एनर्जी द एनर्जी पोजेस पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू ड्यू टू its motion due to its motion due to its motion is called as kinetic energy is called as kinetic energy। उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ये अगर डिस्कस करें बच्चों, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक m मास का है और इसकी इनिशियल रफ्तार 0 है। तो जब इसकी रफ्तार 0 है तो ये फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या वर्क नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि फिर ये किसी भी ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी 0 है। तो 0 अगर मोशन है, वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई एनर्जी नहीं काउंट की जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसमें एक्सेलरेशन आएगा और कुछ समय के बाद जब वो एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यू से 0 से बढ़कर कुछ भी हो चुकी होगी। अब इसके पास मोशन आ गया है तो हम बोलेंगे कि इसके पास एनर्जी आई। लेकिन ये एनर्जी आई क्यों, ये मोशन बना क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, यानी इस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया और ये वर्क जो है इस एम मास की बॉडी में स्टोर हो गया, जो उसका मोशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम ये फोर्स का वर्क डन निकाल लें कि उसकी भी रफ्तार को लाने में कितना वर्क किया गया है, तो हम बोलेंगे वही वर्क डन तो उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो उसी एनर्जी के साथ अब किसी पे भी वर्क कर सकती है ना बच्चों। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। जो वर्क डन किया गया है वही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? ये फोर्स कैसा भी हो बच्चों, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, हम तो इंटीग्रेशन वाला सॉल्व कर लेते हैं जनरल जो है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएस हम लिखते हैं ना बच्चों। और न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डीएस। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इंटीग्रेशन मास तो बाहर आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन को आप लिख लो वी डीवी बाई डीएस और मल्टीप्लाइड बाई डीएस। तो डीएस डीएस कैंसल और v का जो होगा वो 0 से v, है ना। इनिशियल रफ्तार 0 थी और फाइनल v हो गई। तो कितना वर्क डन हुआ वो हमें देखना है। तो आप देखो ये हो जाएगा m बाहर 0 से v और v dv का इंटीग्रेशन आप जानते हो v स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन जो आया वो आया v स्क्वायर बाई 2। तो 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन है यही तो स्टोर हुआ है इस बॉडी में, जो इसका मोशन का कारण है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो हम बोलेंगे कि दिस वर्क डन ड्यू टू फोर्स इज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यही वर्क डन जो है वो स्टोर हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगा बच्चों? वर्क डन के बराबर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी बॉडी के पास भी रफ्तार है तो उसका उस समय काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बीच में बच्चों एक रिलेशन भी है। ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ देकर काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। पी से मोमेंटम डिनोट करते हैं, के से काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन देखिए। तो अभी हमने देखा कि अगर v रफ्तार है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, किसी इक्वेशन में सेम चीज का मल्टीप्लाई करो, सेम चीज का डिवाइड करो, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मास इंटू मास, मास का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई मास। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है भाई? ये तो मोमेंटम होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर आपको मोमेंटम दिया है तो भी आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, ये फॉर्मूला यूज करके। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है और मोमेंटम पूछा जा रहा है तो 2m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2m को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोमेंटम इज इक्वल टू 2m के, और इसका स्क्वायर था बच्चों तो रूट ले लो, तो स्क्वायर। तो देखो ये वो रिलेशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो, और मोमेंटम पता हो तो ऊपर वाले रिलेशन से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये रिलेशंस क्लियर होंगे। और कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, तो आपसे ग्राफ पूछ लिया भाई कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ बनाओ। तो बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों पैराबोला है ना, एक की मैक्सिमम पावर 2, एक की मैक्सिमम पावर 1। हम बेसिक ग्राफ थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इस तरीके का रिलेशन आता है तो पैराबोलिक ग्राफ होता है। और पॉजिटिव है तो ये स्माइलिंग फेस पैराबोला होगा, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम पावर 1 है तो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ऐसा ग्राफ, ये बेसिक ग्राफ थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ हो गया। इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम समझ में आया होगा। देखो बच्चों, जो अभी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमने रिलेशन पढ़ा उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो एक बार देख लें कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द मोमेंटम if we increase the momentum of a body by 10%, then find the percentage increase in काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपका मोमेंटम जो है वो 10% इंक्रीज किया जाए तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का इंक्रीज आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। अगर ध्यान दें तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम पी आई है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो बच्चों अगर इनिशियल मोमेंटम आपको पता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, रिलेशन तो अभी हमने पढ़ा है। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में ये बोला गया है कि फाइनल जो मोमेंटम है वो 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब इनिशियल मोमेंटम से 10% इंक्रीज। जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं कि किसी बॉडी का मोमेंटम 100 है, 100 एक नंबर मान लो आप, अगर मैं बोलूं किसी बॉडी का मोमेंटम 100 है और उस बॉडी का मोमेंटम 10% इंक्रीज किया गया, तो इससे क्या समझे आप। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 10% इंक्रीज का मतलब कि 10 मोमेंटम और बढ़ गया, मतलब पहले अगर 100 था तो 10% मतलब 10 मोमेंटम और बढ़ गया, तो अब जो न्यू मोमेंटम है वो 110 हो गया, है ना। तो कर क्या रहे हो आप कि इनिशियल मोमेंटम में 10% का इंक्रीज कर रहे हो, मतलब प्लस कर रहे हो, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम में आप 10% इंक्रीज कर दो तो न्यू मोमेंटम आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इनिशियल मोमेंटम प्लस इंक्रीज कर दो, इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस कर रहे हैं, अगर डिक्रीज होता तो माइनस करते। 10% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो आपको पता है कि अगर ये इनिशियल मोमेंटम है तो प्लस ये 10/100 इंटू इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा तो ये 0.1 आएगा, तो पी इनिशियल प्लस 0.1, तो 1 प्लस 0.1 हो जाएगा बच्चों 1.1, तो 1.1 ऑफ पी इनिशियल, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द बॉडी। तो फाइनल मोमेंटम है 1.1 पी इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई
2m, तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 है ना बच्चों, और p इनिशियल का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा। तो व्हाट इज p इनिशियल अपॉन 2m? p इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज 1.21 और यहाँ पर k इनिशियल। अब परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। भाई रिलेटिव चेंज इनटू 100, यही तो परसेंटेज चेंज होता है। या एरर आप सोचो तो रिलेटिव एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर, उसी को परसेंटेज चेंज बोल रहे हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। तो के फाइनल की वैल्यू कितनी है? 1.21 के इनिशियल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इनटू 100। अब आपको पता है यहाँ से के इनिशियल कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1.21 माइनस 1 बचेगा बच्चों, तो ये बचेगा 0.21 इंटू 100। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 21%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है 21%। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप से छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं रिलेशन पे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपसे बन जाएंगे, है ना। या फिर इससे उल्टा पूछ ले वो, कभी कभी क्या करेगा वो कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज दे देगा, तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो जिसमें काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी करा देता हूँ ताकि आपको आए तो दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। तो इसमें बोला गया कि इफ वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बाई 300%, तो 300% उन्होंने इंक्रीज कर दिया, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। और बोला गया कि परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आप दूसरा रिलेशन यूज करो बच्चों जिसमें काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालते हैं। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई है तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट 2m मास ऑफ द बॉडी इनटू के इनिशियल, है ना। और के फाइनल कितना हो गया है? 300% इंक्रीज किया है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो थी, उसमें कितना ऐड करना है बच्चों? 300%, मतलब 300/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 100 ये कैंसिल, तो ये 3 KI और प्लस KI, तो ये हो जाएगा 4 KI। तो 4 टाइम्स के इनिशियल जो है वो के फाइनल हो गया। तो फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हो कैसे? रूट 2m के फाइनल, और के फाइनल की वैल्यू कितनी है बच्चों? रूट 2m इंटू 4 टाइम्स के इनिशियल। तो 4 रूट के बाहर ले आओ तो ये 2 अंडर रूट 2m के इनिशियल बचेगा, और अंडर रूट 2 के m इनिशियल जो है वो आपका इनिशियल मोमेंटम है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अब परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज इन मोमेंटम चाहिए, आप निकाल लो। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चों? 2 pi माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। तो देखो ये 2 pi माइनस पी, तो पी बचेगा, पी कैंसिल, तो ये आ गया 100%। यानी कि चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम है 100%। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो कोई भी सवाल आपको घुमा फिरा के दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी में दिया है, मोमेंटम में चेंज दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी में दिया जाए तो मोमेंटम में निकालना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग पक्का ही होता है इस चैप्टर में, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखना सीख रहे थे, वो इसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा था, क्योंकि इसमें अब आप कुछ क्वेश्चंस में इन जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चंस है उनमें आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा उनको, ठीक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अब क्या होता है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक्सप्रेशन तो बड़ा ही सिंपल होता है इसका, लेकिन उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो हमें समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन बना के दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एंगल थीटा पर। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग लगा ली, स्प्रिंग लगाकर बच्चों यहाँ पर एक ब्लॉक लगा लिया, ब्लॉक m मास का लग गया, है ना। तो आपको पता है कि इसमें अगर ये मान लीजिए कि आपने ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इसमें, है ना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 नहीं है, मतलब फ्रिक्शन भी अवेलेबल है मान लें। तो फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन पीछे लगने लगा है, इलोंगेशन आगे हो रहा है, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी पीछे की तरफ लगने लगा। और कौन से फोर्स लगेंगे बच्चों? इसमें एक mg फोर्स भी लगने लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, mg फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, एक्सटर्नल भी लग रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप एक काम और करो, आप तो ग्राउंड फ्रेम की जगह एक लिफ्ट में बैठ जाओ,
और लिफ्ट वाले मैन के फ्रेम में देखो, और लिफ्ट को एक्सलरेट करा दो ए नॉट से, लिफ्ट को ए नॉट से ऊपर की तरफ एक्सलरेट करा दो, तो एक सूडो और लगेगा। अगर आप इसके फ्रेम में देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो लगाना पड़ता है, तभी न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे एक सूडो भी लग जाएगा, देखो डॉटेड लाइन से बोल रहा हूं, मतलब दिस इज सूडो फोर्स, सूडो फोर्स भी अप्लाई हो गया। और इसका मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो इधर की तरफ है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़कर, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है तो बढ़कर v हो गई होगी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे। तो अब यहां पर करना क्या है बच्चों, इन सभी फोर्सेस का नेट फोर्स निकालना है, इन सभी फोर्सेस का क्या निकालना है बच्चों, नेट फोर्स। तो देखो आप, अगर हम यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, ये नेट फोर्स में ये सारे फोर्सेस इंक्लूड हो गए बच्चों, ये सभी फोर्सेस आ जाएंगे नेट फोर्स में, ये सभी फोर्सेस आएंगे, एम जी, सूडो, के एक्स, स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, है ना बच्चों, और फ्रिक्शन, नेट फोर्स में सभी फोर्स आते हैं, ये आपको पता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिख रहे हो, तो ये नेट फोर्स जो है ये सबका वेक्टर सम है, आपका एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम प्लस आपका mg फोर्स प्लस आपका बच्चों स्प्रिंग फोर्स प्लस आपका बच्चों यहां पर फ्रिक्शन फोर्स प्लस आपका बच्चों कौन सा फोर्स, आपका सूडो फोर्स, ये सभी का नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो एफ नेट है। न्यूटन सेकंड लॉ में एफ नेट जो होता है वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, ये हम सेकंड लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये सभी फोर्सेस का वेक्टर सम है, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिखा, तो इसी इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम, और ए को आप लिख लो बच्चों वी डीवी बाई डी एस, वी डीवी बाई डी एस लिख सकते हैं ना। तो एक काम करो, डीएस को इधर ले जाओ, तो नेट फोर्स डॉट डीएस बन जाएगा ये, और मास यहां बाहर आ जाएगा और वी डीवी आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको इंटीग्रेट कर लो। अब मान लीजिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो u से v वेलोसिटी में चेंज आया है ना, और ये क्या है, एफ नेट डॉट डीएस, दिस इज वर्क डन। लेकिन ये किसका वर्क डन है, नेट फोर्स में, तो ये सभी फोर्सेज आ गए ना, सभी फोर्सेज आ गए। तो इस नेट फोर्स में मतलब, इस वर्क डन में मतलब सभी फोर्सेस का वर्क डन इंक्लूड है, एक्सटर्नल का भी, एमजी का भी, स्प्रिंग का भी, फ्रिक्शन का भी, सूडो का भी। तो दिस इज वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस बच्चों, वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस। और ये कितना बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, लिमिट रखेंगे, और माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर, एम तो क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लिमिट पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अरे भाई फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी पे जो एनर्जी है उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे ना, और इनिशियल स्पीड पे जो एनर्जी है उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो है क्या कि वर्क डन जितने भी फोर्सेस कर रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन अ बॉडी मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो दिस इज वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या होता है ना कि किताबों में इसको लिख देते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, दो चीजों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो कि वो वर्क डन किस फोर्स का लिखें, क्योंकि वर्क डन तो फोर्स स्पेसिफिक होता है, तो बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि वर्क डन किसके फोर्स के रेफर, उसमें वर्क डन बच्चों किसी फोर्स के पर्टिकुलर नहीं देखना है, सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखना है, ये बात आप ध्यान दें। हालांकि 99% जब सवाल आएंगे तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल देके सारे फोर्सेस इंक्लूड करा रहा हूं कि अगर आप इवन नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठने पे आपको सूडो का वर्क डन भी कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा। अब बच्चा इसको मिस कर जाता है, अब वो जब क्वेश्चन करने बैठता है तो सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखता नहीं है, उसको पता नहीं रहता ये चीज, तो फिर न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट बड़ा आसान है, लेकिन इस स्टेटमेंट में आपको ये समझना है
कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में सभी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कोई एक फोर्स का वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, अनलेस और अनटिल कि उस बॉडी पे केवल एक ही फोर्स लग रहा हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। इसमें मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस में क्या है बच्चों, कि जितने भी फोर्सेस बॉडी पर प्रेजेंट है, जैसे इस केस में तो इसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स भी प्रेजेंट है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क डन निकालना पड़ेगा। आपका बच्चों mg फोर्स भी प्रेजेंट है, तो mg फोर्स का ही वर्क डन निकालना पड़ेगा। आपका स्प्रिंग फोर्स भी प्रेजेंट है, तो स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन निकालना पड़ेगा। आपका फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स का ही वर्क डन निकालना पड़ेगा। और आपका सूडो फोर्स भी है, तो सूडो का भी वर्क डन निकालना पड़ेगा। सभी फोर्सेस का वर्क डन जो एक बॉडी में लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का वर्क डन निकालो, सम करो, विच इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है उसको तो एक्सटर्नल लिख दिया, लेकिन ये mg और स्प्रिंग क्या है बच्चों, mg फोर्स और स्प्रिंग फोर्स तो हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो इसको ऐसे ना लिखते हुए, mg और स्प्रिंग को ना लिखते हुए, कई बार किताबों में उसको बोल देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। इन दोनों को साथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिख लिया गया है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव में दोनों आ गए, mg भी और स्प्रिंग भी, और प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, तो जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है उनका भी वर्क डन कैलकुलेट करना है। और यदि सूडो है तो सूडो को भी कैलकुलेट करना है, सूडो को भी कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। एक्सटर्नल लग रहा है तो एक्सटर्नल का वर्क डन भी लिखो, कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेज का ही वर्क डन लिखो, नॉन कंजर्वेटिव का लग रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव का भी लिखो, सूडो का लग रहा है तो सूडो का भी लगे। और वो सब रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाने में, किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिस थ्योरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की जो वर्क डन होता है वो कैसी क्वांटिटी है, फ्रेम डिपेंडेंट की फ्रेम इंडिपेंडेंट, मतलब फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे भाई, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, केवल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो याद करो रिलेटिव मोशन मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड्स, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जो वर्क डन है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो वर्क डन भी ऐसी क्वांटिटी है बच्चों की जो फ्रेम पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर अलग अलग फ्रेम से जाओगे और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ तो वर्क डन भी अलग अलग मिलेगा। और दूसरी चीज आपको ये तो पता ही है कि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम, तो ये भी फ्रेम पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी भी डिपेंड करती है किस पे, फ्रेम पे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी, याद करो, तो मैंने ये सारी चीजें आपको पहले लिखवा चुका हूं जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ाया था। तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करेगी, यानी कि होगा क्या कि बच्चों ये दोनों क्वांटिटीज फ्रेम डिपेंडेंट है। तो ये एक बात याद रखना कि जब आप वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस लिख रहे हो तो अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी आपको इसी फ्रेम से देखना है, तब ये इक्वेशन वैलिड है। ऐसा नहीं करना है कि वर्क डन आपने लिख लिया ग्राउंड फ्रेम में और काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिख लिया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, दोनों को अलग अलग फ्रेम में लिख लिया और फिर इक्वेट कर रहे हो आप, तो फिर आंसर 100% गलत होगा आपका। ये भी एक कारण है कि बच्चों से सवाल नहीं हो पाते। आपको एक बात याद रखना है कि वर्क डन जो है और काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ये दोनों एक ही फ्रेम से लेना है। ये जो इक्वेशन लिख रहे हो आप, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी के मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम फ्रेम से लिखा जाएगा, एक ही फ्रेम से लिखा जाएगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। दोनों को अलग अलग फ्रेम से नहीं लिख सकते, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो दिस इज अ इक्वेशन विच इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो छोटे 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 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये क्लियर होंगे, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स करते समय बड़े ही हेल्प करते हैं, है ना बच्चों। तो न्यूमेरिकल आपके गलत नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो बच्चों, जो अभी हमने समझा उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लें स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स
that work done by all the forces, work done by all the forces on a body, on a body with respect to, with respect to any reference frame, किसी भी reference frame के respect में, with respect to any reference frame, any reference frame is always responsible for, is always responsible for the change of, for the change of kinetic energy, for the change of kinetic energy of a body, kinetic energy of a body in that frame only। याद रखें उसी फ्रेम में बात कर रहे हैं हम जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, that फ्रेम ओनली, उसी में आप वर्क डन की बात करें। तो जिस फ्रेम में वर्क डन लिख रहे हैं उसी फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वो दोनों बराबर होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसको स्टेटमेंट में मैथमेटिकली लिखें तो हम पहले एक बार लिख चुके हैं, एक बार और लिख लो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन अ बॉडी मस्ट बी चेंज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसमें याद रखें कि जो ये वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी है दे आर टेकन फ्रॉम सेम फ्रेम, इनको सेम फ्रेम में लिखा गया है तब आप इक्वेट कर पाते हो। तो दे आर बोथ रिटन इन सेम फ्रेम। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और समझते हैं उसके आगे। क्या समझने वाली बात है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में सभी प्रकार के फोर्सेज आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन प्लस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस अगर सूडो मौजूद है तो सूडो फोर्स का भी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये बात है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर ध्यान दो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को निकालने का एक आसान तरीका हमने देखा था। अगर ऐसे जाओगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को निकालने में हो सकता है स्प्रिंग स्प्रिंग में करना चाहे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी है और फिर आप कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों, टाइम पे आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को लिखने का तरीका तो हमने एक लाइन में सीखा था। वो कौन सा तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। इसलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप लिख क्या सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप पोटेंशियल माइनस डेल्टा यू से रिप्लेस कर सकते हो। भाई यही तो डेफिनेशन थी ना, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव चेंज जो है या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप इसको यहाँ अप्लाई कर दो। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन प्लस सूडो का वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब बच्चों ये नहीं समझना कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नहीं है, ये ऐसा सोच गलत है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है बट वो किसके टर्म्स में लिखा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के टर्म्स में लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर अलग से अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे अलग से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में इंक्लूड हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि इस इक्वेशन में कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं है क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, डेल्टा यू से। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है बच्चों कि वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ सूडो फोर्स। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हो के फाइनल माइनस के इनिशियल डेल्टा के को, और डेल्टा यू को लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इसको दोनों को साथ में लिख लो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये एक और तरीका है किसको लिखने का, वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो आप इनको इसको बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि यहाँ पर कौन प्रेजेंट नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बट वो हम किसके टर्म्स में लिख रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। अब यहीं से बच्चों ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो मेन इक्वेशन है, इसी को अगर थोड़ा सा हम समझे तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन में तब्दील हो जाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं और कोई प्रेजेंट नहीं है, और हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, इन ग्राउंड फ्रेम यानी एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, तो सूडो का वर्क डन आएगा नहीं, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में सूडो होता नहीं है। और केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क डन कितना हो गया बच्चों, जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन कितना हो गया, जीरो। और ग्राउंड फ्रेम में तो सूडो का भी क्या हो गया, जीरो। 99% में यही होगा, आपके एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सूडो होगा ही नहीं, तो वो जीरो होगा। 99% सवाल में ऐसे ही होने वाला है आगे आने वाले सवालों में। तो यहाँ पे बचा क्या है, ये सबका वर्क डन जीरो, और इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो आप ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, इसको हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। याद रखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी काउंट होती है, इसको हम बोलते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो दिस इज द टोटल एनर्जी इनिशियली, तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, मतलब एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कंजर्व। तो यहाँ पे एनर्जी कब कंजर्व्ड है, जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब वैलिड है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपका तभी वैलिड है जब क्या होगा बच्चों, आपका दोनों केवल और केवल कौन प्रेजेंट होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, और ग्राउंड फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में हम काम कर रहे होंगे, तो हमें सूडो का भी वर्कडन नहीं लेना पड़ेगा। तो उस समय पर आपका फाइनल टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगाया जाता है, जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए बच्चों, जो अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होने के कारण जो आपका एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाता है, हर पॉइंट पर सेम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी आप लगा सकते हो। अब जैसे कि मान लो कि उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो काइनेमेटिक्स में, लेकिन एक बार चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया जाए, बॉल m मास की है, उसको ड्रॉप किया गया तो वो नीचे आएगी, तो नीचे जब वो ग्राउंड से टकराने वाली होगी, तो ग्राउंड से टकराने पे उसकी रफ्तार क्या होगी। तो ऐसा नहीं है आपने काइनेमेटिक्स में इसको निकाला नहीं है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने किया हुआ है, और आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी पता होगा, है ना, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर भी हम इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बॉल पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, और mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इस केस में आप बोल सकते हो कि भाई जो आपका mg है, ओनली mg इज प्रेजेंट, ओनली mg फोर्स इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही तो प्रेजेंट है, क्योंकि mg फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये तो हमें पता है। तो यहां पर आप इस A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको ये पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें रेफरेंस लेवल मानना होता है, रेफरेंस लेवल मानना होता है ना। तो देखो, रेफरेंस लेवल हम ग्राउंड को मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया, है ना। तो अगर इसको रेफरेंस लेवल ले लिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ जीरो हो गया।
तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि ये हाइट मान लीजिए कि एच हाइट से ड्रॉप किया, तो एच हाइट ऊपर है तो mgh लिखते हैं ना बच्चों, ऊपर ड्रॉप किया था तो रफ्तार नहीं थी, तो काइनेटिक एनर्जी ए पर 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एच हाइट के ऊपर हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, mgh, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्योंकि उसकी रफ्तार v हो गई है तो हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्योंकि ये रेफरेंस लेवल ही है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी ली हुई है बच्चों, 0। तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आया, और m कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू देखो कितना आ गया बच्चों, 2 इधर चला जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो अंडर रूट 2gh। अब याद करो काइनेमेटिक्स में भी तो आपने यही निकाला था, v की वैल्यू अंडर रूट 2gh होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के यही तो आंसर आया था। इसमें देखो कितना आसान है एनर्जी से सोचना। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो अगर इसकी फील लेना है आपको, कि जब ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी तो नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, तो नीचे ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 थी बट नीचे आते समय काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रही है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हमेशा, टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, बट जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ये किसमें कन्वर्ट कर रही है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोल रहा है कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी पॉइंट पे कंजर्व होती है अगर केवल कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, कंजर्वेटिव, लेकिन जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं भाई, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप यहां पे लिख सकते हो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें क्या कहा गया भाई कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, इफ ओनली conservative forces are present on a body, then the total mechanical energy that is sum of kinetic energy and potential energy remains constant। तो वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज कर सकती है, पोटेंशियल को इसमें लिखा जाता है रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, दैट इज कंजर्व्ड। कांस्टेंट का मतलब ही तो कंजर्व्ड है, चेंज नहीं हो रहा तो मतलब कंजर्व्ड है चीज, है ना। तो दैट इज कंजर्व। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में चेंज हो रही है और काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में चेंज हो रही है। तो ज्यादा फेमस जो इसका स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्रिएट भी नहीं की जा रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है ना, डिस्ट्रॉयड, बट लेकिन क्या होता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आई होप बच्चों आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अप्लाई किया जा सकता है, ये बात क्लियर होगी। लेकिन रियल इक्वेशन आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह काम करती है, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन आप वहां यूज कर सकते हो जहां पे केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो कभी भी कोई डाउट जाए ना बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, क्योंकि वो तो लगना ही है। और अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है तो उसमें अपने आप ये आ जाएगा इक्वेशन, है ना। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन जाए तो हमेशा ऐसे ही करना। बाकी अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पे तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधी ये इक्वेशन यूज करो, फिर वहां वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करने की जरूरत नहीं है।
आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ज्यादातर 99% जो सवाल है आपके किताबों में वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही आएंगे, है ना। कुछ सवाल होते हैं जो जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन को भी ऐड कर लिया जाता है, तो वैसे भी मैं आपको कुछ सवाल करा दूंगा। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, इस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के लिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है उसमें एक एग्जांपल लिया गया है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, है ना। तो अगर आप खुद से ही पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in a freely falling body, in a freely falling body। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो देखो क्या होगा कि एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है ना बच्चों। तो ये मान लीजिए कि ग्राउंड का सरफेस है, यहां से h हाइट से एक बॉल को जो है बच्चों वो ड्रॉप किया गया, लेट सपोज ड्रॉप। तो ड्रॉप किया गया है तो यहाँ पे तो इस पॉइंट को A मान लो, तो ये बॉल ऐसे आएगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट और मान लेते हैं जहां पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करना है। तो ये नीचे वाला पॉइंट सी मान लेते हैं और मिड पॉइंट जो है बच्चों वो बी मान लेते हैं, मिड पॉइंट बी मान लेते हैं। तो बी जो है वो h/2 पे हो जाएगा क्योंकि इसको मिड पॉइंट माना है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस केस में, क्योंकि इसमें केवल mg फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, अगर वैलिड है तो इन तीनों पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी है वो सेम आनी चाहिए। हम निकाल के देखते हैं कि सेम आती है कि नहीं, तो प्रूफ हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है बच्चों वो वैलिड है। तो चलिए करके देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे पॉइंट ए के लिए, है ना बच्चों। तो पॉइंट ए पे देखें, पॉइंट ए पे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको रेफरेंस लेवल ले रहा हूं मैं, इसको रेफरेंस लेवल ले रहा हूं। रेफरेंस लेवल ग्राउंड को ले लिया अपन ने, तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 मानेंगे पॉइंट ए में। अब टोटल एनर्जी हमें ए पे लिखनी है, तो ए पर हमें काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो ए पर तो रफ्तार 0 है क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया, तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बच्चों 0 है। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ए जो ये पार्टिकल एम मास का है, ये कितनी हाइट के ऊपर है बच्चों, एच हाइट में। तो अगर रेफरेंस लेवल से एच हाइट पार्टिकल होता है, बॉडी होती है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है mgh। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, है ना। फिर अगर टोटल एनर्जी एट ए चाहिए तो इन दोनों का सम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू mgh। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो mgh आया। अब बाकी के पॉइंट्स में निकाल के देखो, अगर टोटल एनर्जी इतनी ही आती है, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि केवल कंजर्वेटिव फोर्स मतलब mg फोर्स प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए करके देखते हैं, पॉइंट बी सी पे निकालते हैं। पहले पॉइंट सी पे निकालते हैं फिर पॉइंट बी की बात करेंगे। तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि वहां पे तो वो क्या हो गया बच्चों, रेफरेंस लेवल पे आ गया। और सी पे इसकी रफ्तार v हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। लेकिन v की वैल्यू नहीं पता, तो काइनेमेटिक्स आती है हमें कि कोई भी पार्टिकल जब ड्रॉप किया जाता है h हाइट से तो ग्राउंड पे आते समय उसकी रफ्तार 2gh होती है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो रफ्तार हमें पता चल गई, तो हम यहाँ पर हाफ mv² लिख सकते हैं। हाफ mv² को लिख सकते हैं √2gh का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2gh। तो यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, mgh। तो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये पोटेंशियल एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो ये 0 प्लस mgh, देखो फिर से mgh आ रहा है, मतलब एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट सी। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रही ना भाई। भाई वो हाफ mv² दिखता नहीं है कि वो ऊपर के mgh के बराबर है, लेकिन आप वेलोसिटी को रख के सॉल्व करोगे तो ये फिर दिख भी जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब एक पॉइंट पे और चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी, कंजर्व्ड होगी ना, तो बी पे भी सेम होनी चाहिए। तो चलिए बी पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बी पे हम चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो रेफरेंस लेवल से h/2 हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो है वो हो जाएगा हाफ एम जी, और हाइट जो है वो h/2 हो गई बी पॉइंट पर। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बात करें बी पर, तो लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे रफ्तार अगर हम मान लें v1 बच्चों, तो ये हो जाएगा हाफ mv1²। तो v1 की वैल्यू कितनी होगी आप खुद सोचो।
V1 की वैल्यू जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट पे जो V1 की रफ्तार है उसको कैसे निकालते हैं बच्चों, आप लोगों को काइनेमेटिक्स आती है। तो अगर h हाइट ड्रॉप होता है तो उसकी बच्चों अंडर रूट 2gh होता है ना, ये कितनी हाइट ड्रॉप हुआ है अगर बी पॉइंट की बात करें तो h/2। तो हम यहाँ पे V1 की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी बच्चों, अंडर रूट 2h/2 इंटू जी, अंडर रूट 2gh होता है ना, तो अंडर रूट 2g और हाइट जो है वो कितना ड्रॉप हुआ है h/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट hg आ जाएगा या gh जो भी आप लिखना। देखो V1 की वैल्यू भी मिल गई हमें। अगर h हाइट ड्रॉप होता है तो अंडर रूट 2gh है, तो h/2 अगर ड्रॉप होगा तो कितनी रफ्तार होगी बच्चों, अंडर रूट 2gh, h जो है वो h/2 हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो hg हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ m V1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये gh आ जाएगा, तो ये हाफ mgh है ना बच्चों, इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कितना हो गया बच्चों, हाफ mgh, सॉरी हाफ नहीं लिखना था है ना, mgh होता है ना h हाइट के ऊपर, तो ये h/2 हाइट ऊपर है तो हाफ, हाफ लिखने की पहले जरूरत नहीं है, mgh तो ये h/2 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 है और आपका काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे वो भी mgh/2 है। तो टोटल एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा mgh/2 प्लस mgh/2। तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट वो भी mgh आ रहा है। देखो प्रूफ हो रहा है, मैंने 3 पॉइंट्स प्रूफ कर दिया आपका, टॉप पे, बॉटम पे, मिड पर, तीनों जगह पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। देखो mgh mgh mgh, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है, जो कि ये बात प्रूफ है, क्योंकि इसमें केवल कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कभी कभी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर ये तो आपने बहुत आसान आसान पॉइंट ले लिए, मतलब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि मिड पॉइंट, इसमें सब जगह पे तो आसानी से लिख सकते थे वैल्यूज, उसमें कोई समस्या नहीं थी। आप तो ऐसा करो कि एक ऐसे पॉइंट पे लो जो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हो, है ना, ऐसे आप सिमेट्रिक पॉइंट्स को मत लो जहां पे h/2 है, ये है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं उनको एक पॉइंट और लेके बता देता हूं, तो आपको भी बता देते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लो एक और कोई पॉइंट है डी, कोई भी पॉइंट मान लो, मैं तो बोलता हूं कि इसका जो हाइट है ये x हाइट पर है, ग्राउंड से x हाइट पर एक पॉइंट है डी, x कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं तो एट एनी पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर ये x हाइट पर है तो ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से कितनी हाइट हो जाएगी बच्चों, h माइनस एक्स, टोटल हाइट h है, अगर x हाइट पर आपने पॉइंट डी माना है तो h माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे जो रफ्तार होगी बच्चों वो v2 होगी, तो v2 कितना लिखेंगे, कितना ड्रॉप हुआ है h माइनस एक्स, तो अंडर रूट 2gh, तो h की जगह यहाँ पे h माइनस एक्स लिखा जाएगा। पहले तो अपन ने रफ्तार निकाल ली है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखनी। तो अब डी पॉइंट पे आप लिखो, पॉइंट डी के लिए भी हम प्रूफ कर रहे हैं। तो अगर हम डी पॉइंट के लिए लिखें बच्चों, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है डी पॉइंट पर, क्योंकि वो एक्स हाइट ऊपर है, तो ये mgh होता है ना, तो mgx हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है डी पॉइंट पर वो कितना हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर, और v2 की वैल्यू आपको पता है डी पॉइंट पर कितनी है, अंडर रूट 2gh माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये 2gh माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप दोनों का टोटल ले लो भाई, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी इज इक्वल टू mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हाफ से ये 2 कैंसिल, तो mgh अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो mgh आ जाएगा माइनस mgx आ जाएगा, mgx तो x mgx और ये कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी एट डी क्या मिला बच्चों, mgh। तो देखो फिर से वही आ गया, तो ये प्रूफ कर रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी ए पर, टोटल एनर्जी बी पर, टोटल एनर्जी सी पर, टोटल एनर्जी डी पर हमेशा कांस्टेंट है। आप देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, दैट इज mg फोर्स, और ये प्रूफ कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब इससे रिलेटेड कभी कभी आपको बुक में एक ग्राफ भी मिल जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पर अगर ग्राफ भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, इस तरीके से ग्राफ भी बना के देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी, टोटल एनर्जी ई जो है उसका रेस्पेक्ट होता है, और यहाँ पे एच हाइट,
अब आप ध्यान से देखो तो इसमें दो ग्राफ आप बना सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को रेड कलर से बनाऊं तो आप देखो जब h हाइट h के बराबर है ना, ये ऊपर की जो हाइट है या इसको x मान लो, तो x जो हाइट है वो h के बराबर है बच्चों, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। आप देखो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कितनी है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है mgh। और जब जीरो हाइट है, x की वैल्यू जीरो है, तब आपका बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और mgh है मतलब mgx है, तो x के रेस्पेक्ट में ये लीनियरली वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो जो u का ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, वो ऐसे जाएगा, लीनियर वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, देखो आप। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपका रेफरेंस लेवल पे थे तो जीरो थे, और जैसे जैसे h हाइट के ऊपर बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो हाइट में, x बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, और मैक्सिमम हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी mgh। फिर आप ऐसा ही ग्राफ किसके लिए बना सकते हो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए देखें तो h जब जीरो थी, यहाँ पे रफ्तार v है जो mgh के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। उसके बाद फिर आप पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो h हाइट पे, तो वहां रफ्तार जीरो है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और देखो ये काइनेटिक एनर्जी x के रेस्पेक्ट में लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे ये x इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि h माइनस एक्स है। और जब x जो है वो h के बराबर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है लीनियरली। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये ब्लू कलर से बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये लीनियरली डिक्रीज करेगा विथ x। तो यहाँ पे इसका मतलब अब टोटल एनर्जी आप किसी भी पॉइंट पे देखो, देखो बच्चों इस पॉइंट पे आप देखोगे तो जीरो प्लस mgh, तो mgh, फिर देखो ये हाफ mgh, ये बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, हाफ mgh काइनेटिक एनर्जी, हाफ mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दोनों का सम mgh होगा, और लास्ट में भी mgh। और किसी भी पॉइंट पे देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो टोटल सम E रहेगा। तो जो आपका E का ग्राफ है टोटल एनर्जी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दिस इज टोटल एनर्जी कांस्टेंट, और यही बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप आपको ग्राफ भी बच्चों क्लियर होगा, है ना। तो ये सारा एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों अगर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए कि बोला गया कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, है ना, बट यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है, इस ब्लॉक को ऐसे रफ्तार दी गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से रफ्तार होगा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, म्यू आपको जीरो दिया हुआ है, तो ये स्प्रिंग से टकराएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। तो आपसे ये बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो आपको बताना है कि कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी अकल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें स्प्रिंग फोर्स है और ग्रेविटी फोर्स है, हालांकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन जीरो है। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में देखें तो इसको रेफरेंस लेवल पे लें, तो ये रेफरेंस लेवल पे ये ब्लॉक, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा जीरो ही रहेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्प्रिंग को दबाएगा, और स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव है, तो केवल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन करो। अच्छा जब ये इससे टकराएगा तो इस स्प्रिंग को दबाएगा, तो ये स्प्रिंग इस तरीके से दब जाएगी बच्चों, है ना। तो ये पहले उसकी नेचुरल लेंथ थी और ये दब गई, तो मान लीजिए जब ये दबी तो ये तब तक दबेगी जब तक इस ब्लॉक की रफ्तार जीरो नहीं हो जाती, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ब्लॉक की 5 kg की वो जीरो हो जाएगी। तो उस समय जितना कंप्रेशन हुआ होगा वही तो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा, एक्स मैक्स, क्योंकि उसके बाद दबेगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे लगेगा, तो फिर से ये ब्लॉक ऐसे जाएगा। तो जब वो मैक्सिमम दबा होगा तब उसकी रफ्तार कितनी होगी बच्चों, ब्लॉक की जीरो। अब आपको सॉल्व करना है, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो जब मैक्सिमम कंप्रेशन में है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी।
देखो ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे तो हाफ एम 5 इंटू वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और स्प्रिंग तो अभी टच ही नहीं हो रहा है, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए है वो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो यहाँ पे रुक चुका है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये सरफेस पे ही है तो वो तो जीरो है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों अगर एक्स कंप्रेशन हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल लेंथ को हमने रेफरेंस लेवल माना है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, तो हाफ ये कितना हो जाएगा, जीरो हट जाएगा, तो ये हाफ के की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 इंटू एक्स, एक्स जो है वो एक्स मैक्स है, मैक्सिमम कंप्रेशन, तो उसका स्क्वायर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 50 बचा, और यहां से भी आप कैंसिल करोगे तो 2 से ये कैंसिल करोगे 100, तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 50 250 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आएगा बच्चों 50 और एक्स मैक्स का स्क्वायर, एस जो आपको एक्स मैक्स निकालना था तो जीरो जीरो कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल 5, तो जो आपका आंसर आया बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग वो आया रूट फाइव मीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है वहां पे तो क्या लगाओ भाई, सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो बच्चों इसमें और हालांकि दो फोर्स और लग रहे हैं, एमजी लग रहा है लेकिन एमजी क्योंकि सरफेस में ही है तो उसकी पोटेंशियल जीरो है, तो उसका वर्कडन भी जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ लिख रहा है, और ऊपर नॉर्मल लग रहा है लेकिन नॉर्मल का भी डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम केस में नॉर्मल का तो वर्कडन जीरो ही होता है, इसलिए नॉर्मल को कंसिडर करते ही नहीं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और एनर्जी कंजर्वेशन पर कैसे सवाल करते हैं अभी और भी हम सवाल करेंगे तो उससे आप और सीखेंगे, है ना। इसमें तो जितनी प्रैक्टिस की जाए आप उतना सीखेंगे। देखो बच्चों और कैसे क्वेश्चन करते हैं, अगर उनको थोड़ा टफ करना होगा इसी टाइप के सवालों को, उसमें वो क्या करते हैं कि फ्रिक्शन भी ऐड करा देंगे ना, तो फिर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, है ना। तो उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरीके से है, ये आपकी सरफेस है, ये जो सरफेस है ये रफ है, इस पूरी सरफेस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक के साथ मान लो 0.5 है इस पूरी सरफेस में, पूरे के पूरे सरफेस में ना, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी बच्चों ऐसा बोला गया है, बट ये स्प्रिंग के साथ यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो 2 kg का है इस तरीके से। अच्छा ये एक बात याद रखना, इसमें बोला है कि स्प्रिंग एंड ब्लॉक नॉट स्टिक टूगेदर, ये दोनों चिपके हुए नहीं है बच्चों, स्प्रिंग और ब्लॉक जो है वो दोनों एक साथ चिपके हुए नहीं है, चिपके हुए मतलब ये ब्लॉक इसके साथ अटैच नहीं है, तो जैसी नेचुरल लेंथ से बाहर आएगा इसको, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फॉर्म में अभी, तो कितना कंप्रेस है तो उसने कहा कि 2 मीटर कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग जो है वो 2 मीटर कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी, तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे यहाँ से इस बॉडी को, इसको आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है नेचुरल लेंथ की तरफ, तो इसको ये खिसकाएगा लेकिन स्टिक नहीं है, जैसी स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे आएगी तो स्प्रिंग तो वहीं रुक जाएगी बट ब्लॉक आगे खिसकेगा, ब्लॉक आगे खिसकेगा, और ये पूरे सरफेस में फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब आप खुद सोचो स्प्रिंग यहाँ आके रुक गई तो ये ब्लॉक के पास रफ्तार होगी तो ये आगे जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन है तो इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पे इसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी बच्चों, ब्लॉक रुक जाएगा आपका 2 kg, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो नेचुरल लेंथ से ये कितनी दूरी पे ऐसा होगा, ये एक्स की वैल्यू आपको बतानी, नेचुरल लेंथ से कितनी दूरी पे ऐसा होगा वो एक्स की वैल्यू बताना है, और यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको 50 दिया हुआ है, तो ये सारे डाटास दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मन में सवाल आना चाहिए भाई कि हमारा जो ये है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना पड़ेगा, आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं कर सकते है ना। तो इसके सॉल्यूशन में बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए। वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, mg का वर्क डन वो है वो जीरो है ना, स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन है वो तो कंजर्वेटिव में आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में लिखेंगे हम, और ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो सूडो भी नहीं है, तो केवल लेफ्ट हैंड साइड उसका वर्क डन बचा फ्रिक्शन का नॉन कंजर्वेटिव, और वो किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन टोटल एनर्जी,
चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव का तो हम पोटेंशियल एनर्जी में काउंट करेंगे ना, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन हमने लिख ली, यही लगेगा। अब फ्रिक्शन का बर्डन कितना होगा, तो पहले बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, वो पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि मोशन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो जाएगा 20, है ना, नीचे की तरफ 20 लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 20, और म्यू जो है वो 0.5 है, तो 0.5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10। अब देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू लेंथ। तो लेंथ कितनी है बच्चों, ये 2 मीटर तो यहां तक चलेगा ही, और x और चल रहा है जो हमें निकालना है, तो 2 प्लस एक्स, और इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली वो जो है पार्टिकल वो जीरो पे हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग से तो कांटेक्ट छोड़ दिया है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो दोनों जो एनर्जी है काइनेटिक फाइनल और काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल वो जीरो हो जाएंगे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी जीरो है, मतलब रिलीज किया था आपने, तो इनिशियली ए पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो जीरो है, प्लस फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये कंप्रेस्ड है, तो इसका मतलब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो हाफ के की वैल्यू बच्चों 50 है इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर, क्योंकि कंप्रेस्ड है ना, कंप्रेशन होता है ना, एक्स लिखते हैं जो हाफ के एक्स स्क्वायर में, एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो 2 मीटर कंप्रेस्ड है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 और 2 कैंसल, तो आप देखो ये एफ के की वैल्यू आप लिख सकते हो -10 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, माइनस इसको करोगे तो ये -50 इंटू 2, तो ये -100 आ गया बच्चों, ब्रैकेट ओपन करो तो -20 माइनस 10x इज इक्वल टू, अच्छा माइनस और माइनस कैंसिल ही कर दो ना, तो प्लस में आ जाएगा ये 100, तो 20 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8 मीटर, 10 से डिवाइड कर, देखो ये आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर, बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगना है। अगर आप सही समय पर सही क्वेश्चन सोच लेते हैं और उसको सही तरीके से अप्लाई करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्शन जो वर्क डन जो है वो सेम फ्रेम में लिखना है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, तो आप बड़े आसानी से सवालों को सॉल्व कर लोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी क्वेश्चंस में। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बोला गया है कि इंक्लाइन प्लेन है सरफेस पे ग्राउंड पर, है ना, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 37 डिग्री का है, वहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 1 केजी के ब्लॉक को रिलीज किया गया है जो 2 मीटर की हाइट पर है, और पूरे इंक्लाइन प्लेन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है, और जब ये ब्लॉक ऐसे ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है तो यहाँ पे पूरी जगह पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है। फिर इसके इंक्लाइन प्लेन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से 2 मीटर आगे एक स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और फिर ये स्प्रिंग को दबाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा स्प्रिंग में ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अच्छा मैं यहाँ पे एक डाटा देना भूल गया हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट की बच्चों आपको वैल्यू दी गई है ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग लिख रहे हैं ना, के की वैल्यू जो है वो 50 है, 50 न्यूटन पर मीटर। चलिए तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा, फिर ये ब्लॉक यहाँ पे कुछ रफ्तार होगी, फिर इससे टकराएगा और इस स्प्रिंग को दबाएगा, और तब तक दबाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चों वो जीरो नहीं हो जाती। फिर जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये वापिस ऐसे भागेगा, तो यहाँ तक जब उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो हो गई तब तक जो इसमें कंप्रेशन आएगा वही आपका मैक्सिमम कंप्रेशन है, एक्स मैक्स, है ना, उसी को हम कितना बोलेंगे बच्चों एक्स मैक्स। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आए। अब आप ध्यान से देखो तो जब ग्राउंड सरफेस पे आ रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे देखो नॉर्मल जो है इस 1 केजी का ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है बच्चों, तो नॉर्मल की वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन जो लगेगा पीछे की तरफ वो म्यू इंटू 10 लगेगा, है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक म्यू 0.5 इंटू 10, यानी कि यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के सरफेस में 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा हम यहाँ देखें कि इंक्लाइन सरफेस में नीचे आते समय कितने का फ्रिक्शन लगा है,
वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उसको निकालते हैं। तो नीचे 10 लगेगा बच्चों mg। 10 का ये वाला कंपोनेंट जो है, क्योंकि ये 37 है, तो 10 का ये वाला कंपोनेंट होता है 10 sin 37 mg sin थीटा, है ना बच्चों। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 10 sin 37, तो 10 sin 37 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, 3/5, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 cos 37, तो ये आएगा 8 न्यूटन। cos 37 4/5, तो mg के मैंने दो कंपोनेंट बना लिए। तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो 8 आएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन बच्चों 8 आ रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर, है ना, तो वो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 8, तो दिस विल बिकम 1.6 न्यूटन। तो इंक्लाइन प्लेन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 1 पॉइंट कितना लगेगा बच्चों, 6 न्यूटन। और यहाँ पे जो आपका वो लग रहा है बच्चों, क्या बोलते हैं, नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस में, जब तक उसकी रफ्तार जीरो नहीं हो गई, वहां कितना फ्रिक्शन लग रहा है, 5 न्यूटन। अब यहां से लेके यहां तक आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, क्योंकि फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमें फ्रिक्शन में काम करना, नॉन कंजर्वेटिव में काम करना है, इसलिए यहाँ पे हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, केवल कंजर्वेटिव फोर्स होता, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमने पढ़ा है भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, नॉर्मल का तो कोई वर्क डन नहीं होगा, फ्रिक्शन ही है जो वर्क डन करा रहा है, नॉन कंजर्वेटिव। और बाकी कंजर्वेटिव फोर्स जो है स्प्रिंग और एमजी, वो तो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होंगे, है ना, ना एक्सटर्नल फोर्स है ना सूडो है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम में एलएचएस में केवल एक ही फोर्स का वर्क डन लिखेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। और ये लिखा जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप लिख सकते हो। और mg के लिए ग्राउंड लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेंगे, और नेचुरल लेंथ, आपके स्प्रिंग के लिए नेचुरल लेंथ जो है वो रेफरेंस लेवल हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो फ्रिक्शन का वर्क डन आप देखो, यहां से अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक फ्रिक्शन जो है पीछे लगा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ना। तो ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी बच्चों, जितना ये टोटल एल लेंथ नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एल लेंथ। पहले तो आप ये निकाल लो, क्योंकि ये वर्क डन है इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन का, है ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये एल, ये साइन थीटा और परपेंडिकुलर 2 है, तो आप साइन 37 लगाओ जरा इस इंक्लाइन प्लेन पे। साइन 37 लगाएंगे तो ये आएगा बच्चों कितना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 2/l। तो साइन 37 की वैल्यू आप जानते हो 3/5, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से जो लेंथ है वो 5 इंटू 2, तो 10/3, है ना। तो ये 10/3 आ गया, जो ये एल लेंथ। अब आप वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखो, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का वर्क डन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस होगा। तो माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है 1.6 न्यूटन, और कहां तक ये वर्क डन कर रहा होगा, जब तक ये इंक्लाइन प्लेन से नीचे नहीं आ गया होगा। कितनी दूरी, एल, एल की वैल्यू हमें पता है 10/3। फिर माइनस, जब यहां से यहां जा रहा है तब भी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है नीचे ग्राउंड सरफेस में, और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो अभी भी फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है। तो माइनस कितना बच्चों, अब काइनेटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन का है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 2, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन तो 2 प्लस एक्स मैक्स, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स मैक्स करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है तो वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो जीरो हो गई है, प्लस लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी, हाफ के, के की वैल्यू बच्चों 50 है, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो मैक्सिमम जो कंप्रेशन निकालना उसका स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, तो वो हमने लिख लिया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखो उसको रिलीज किया गया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी जीरो है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस लेवल से कितने ऊपर है, 2 मीटर की हाइट पर। तो हम यहाँ पे mgh लगाएंगे, तो मास उसका 1 kg, जी जो है बच्चों उसको 10 ले लेते हैं, और h की वैल्यू जो है वो 2 मीटर, देखो 2 मीटर हाइट पर है ना, तो mgh। तो यहां से देखो, अब इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -16/3,
ये हो जाएगा -10 -5 एक्स मैक्स, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे आप देखोगे तो ये 25 एक्स मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस जो है 20, है ना। अब आप इसको बच्चों फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो एक्स मैक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा, नेगेटिव वाला आप हटा देना, है ना। तो एक पर्टिकुलर आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो वो उससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैंने तो आपको ये बता दिया प्रोसेस कि कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी कैलकुलेशन करना आपका काम है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कैलकुलेशन, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो आपसे ये अब सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है बच्चों कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ग्राउंड से अटैच है, फिर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से ऊपर 5 मीटर ऊपर से आपने एक 2 kg के ब्लॉक को रिलीज किया। तो ये 2 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा तो स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा। तो इस बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में, और 2 kg ब्लॉक की एक मैक्सिमम रफ्तार भी होगी बच्चों। तो यहाँ पे आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमें बतानी है, और मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आ रही है ये भी हमें निकालना है। तो दो सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। और यहाँ पर एक चीज देना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे के की वैल्यू भी दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 50 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है भाई, तो ये हमें समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो यहाँ पे दो ही फोर्स लगेंगे, एक स्प्रिंग फोर्स और एक mg फोर्स, और कोई तीसरा फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो बड़ी आसानी से इस सवाल को, है ना। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन कब, अब बच्चों से पहले अगर मैं पूछा पूछा जाए, मैक्सिमम कंप्रेशन बाद में देखेंगे, पहले हम किसको देखते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे ये आंसर देते हैं कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी ना जब ये नीचे की तरफ 2 kg आएगा और इस ब्लॉक से टकराएगा, तब इस ब्लॉक की रफ्तार होगी कुछ। इसकी रफ्तार कितनी होगी बच्चों, कोई भी पार्टिकल अगर ड्रॉप किया जाए h हाइट से तो √2gh। अरे भाई वेलोसिटी तो यही होती है ना, √2gh। तो यहाँ पे h कितना है 5, g की वैल्यू 10 और 2 तो √100, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बच्चे बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी सर 10 मीटर पर सेकंड है जब ये गिरेगा, क्योंकि इसके बाद ये दबेगा तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो मैं बोलता हूँ ये आंसर गलत है। ये बच्चे सोचते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, बट ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। क्यों, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो उसको भी समझे आप। एक्चुअली में जब वो यहाँ पे ब्लॉक गिरा है नेचुरल लेंथ में, तो mg तो कांस्टेंट फोर्स है ना बच्चों, तो mg तो नीचे लग रहा है, और जैसे ये कंप्रेस होगा, मान लीजिए कि ये x कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे अब ब्लॉक आ गया, तो क्या हुआ होगा कि नीचे mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर kx लगना चालू होगा। लेकिन अभी kx जो है वो mg के बराबर नहीं हुआ है, kx का वैल्यू तो बढ़ रहा है, बट mg के बराबर थोड़ी ना हुआ है। तो नेट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, क्योंकि mg अभी भी kx से ज्यादा है। mg बच्चों अभी भी kx से ज्यादा है, तो अभी तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। अब एक्सेलरेशन भले ही कम हो रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है, kx की वैल्यू बढ़ रही है, तो नेट फोर्स घट रहा है, एक्सेलरेशन भी घट रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही होगी जहां पे ग्रेटर फोर्स है mg, क्योंकि अभी भी kx से बड़ा है। इस पोजीशन पे mg जो है वो kx से बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे ही है। तो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है ना, अगर सेम है तो रफ्तार बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी ना भाई, रफ्तार तो बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भले ही घट रहा हो। हमने कई बार ऐसा देखा है काइनेमेटिक्स में कि एक्सेलरेशन भले ही कम हो रहा होता है, बट अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए जब वो टकराया और वो नीचे आ रहा है तब भी उसकी रफ्तार बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। अच्छा, ऐसा कब तक होगा, जब तक बच्चों वो स्थिति नहीं आ जाएगी कि जब ब्लॉक इस पोजीशन पे आ जाए कि यहां पर kx जो है वो किसको बैलेंस कर दे बच्चों, kx नॉट मान लो, तो kx नॉट किसको बैलेंस कर दे, mg को। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तब तक रफ्तार बढ़ी रही थी, तो ये रफ्तार तब जाकर जब एक्सेलरेशन जीरो और नेट फोर्स जीरो हुआ है तब जो रफ्तार रहेगी वो मैक्सिमम रफ्तार रहेगी। उससे पहले मैक्सिमम रफ्तार नहीं आई है, उसके पहले तो रफ्तार बढ़ी रही थी क्योंकि एक्सेलरेशन भले ही घट रहा था लेकिन उसी डायरेक्शन में था। हाँ,
अब अगर ये और नीचे आया तो बच्चों क्या होगा, अगर ये और नीचे आया ब्लॉक तो अब kx ज्यादा हो जाएगा, किससे बच्चों, mg से। और kx अगर mg से ज्यादा हो जाएगा तो आप खुद सोचो फिर क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स अब ऊपर की तरफ है। और नेट फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो अब स्पीड जो है वो घटेगी। तो मैक्सिमम स्पीड इस पॉइंट पे मिलेगी जब दोनों की वैल्यू जो है, दोनों का जो बच्चों क्या है, फोर्स वो बैलेंस हो जाए और एक्सेलरेशन जीरो हो। तब तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, यानी कि ये भाई कितने नीचे तक वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्स नॉट। जब तक एक्स नॉट पे दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर देते, तब तक नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, एमजी बड़ा था, तो वो रफ्तार बढ़ रही थी तो मैक्सिमम तब तक हुई जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर के एक्स की वैल्यू बढ़ गई एमजी से, और के एक्स की वैल्यू बढ़ गई तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो अब स्पीड कम होगी। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात आएगी बच्चों, तो जहां पे भी ये मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, ये नेचुरल लेंथ से ये एक्स मैक्स, तब आप सोचो कि इस ब्लॉक की रफ्तार कितनी हो जाएगी, जीरो। तभी तो मैक्स तब तक दबाएगा ना, फिर तो ये ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में जो रफ्तार है वो जीरो होगी। यानी कि जब आप मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक काम करो, इस पॉइंट को ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो, इस पॉइंट को सी मानो, इस पॉइंट को सी मानो जहां पर आपका वेलोसिटी मैक्सिमम है ना बच्चों। तो ये पॉइंट सी हो गया आपका, सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो जब आप मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए निकाल रहे हो तो आपको ए से डी में एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए, लेकिन जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हो तो ए से बी में एनर्जी कंजर्व नहीं करना चाहिए बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रफ्तार बी में नहीं है, ये मैक्सिमम रफ्तार तो सी पॉइंट पर है। जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए और नेट एक्सेलरेशन जीरो हुआ, तब तक तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था और वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो ए से सी तक आपको एनर्जी कंजर्व करना चाहिए। तो यहां पे गलती करते हैं बच्चे, इसको आप देख लो अच्छे से, समझ लो, ये गलती नहीं करना है। तो कभी भी ए से बी में, बी पे मैक्सिमम रफ्तार नहीं है, सी पर मैक्सिमम रफ्तार है, और मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए डी तक जाना पड़ेगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है ना। आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों समझ में आया हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ए से सी के लिए तब लगाना है जब आपको क्या निकालना है, जब आपको बच्चों मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। और ए से डी लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन कब, जब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम इसको वन बाई वन करके सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये वाला जो आपकी पोजीशन थी ब्लॉक की, इसको ए मान रहे थे, ये वाली पोजीशन है जब बैलेंस हो गया है वो बी है, और ये वाली पोजीशन, सॉरी ये बी नहीं सी है, और ये वाली पोजीशन डी है। तो हमें ए से सी में पोजीशन में एनर्जी कंजर्व करना है जब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, और ए से डी हम करेंगे जब मैक्सिमम किसकी बात होगी बच्चों, कंप्रेशन की बात होगी। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि स्प्रिंग और एमजी फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो हम कौन सा फोर्स, कौन सा बच्चों एनर्जी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट केस में, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम स्पीड, तो हम एनर्जी कंजर्व करेंगे ए पॉइंट में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सी पॉइंट में, कभी भी बी पॉइंट पे नहीं करना बच्चों, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ए पर टोटल एनर्जी लिखेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बच्चों कितना, सी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब एक बात ध्यान दें, यहाँ पे हमें स्प्रिंग की लेंथ नहीं पता, नेचुरल लेंथ, तो आप नीचे ग्राउंड को मत मानो रेफरेंस लेवल, आप जो है रेफरेंस लेवल इसको मान लो, नेचुरल लेंथ को। तो mg के लिए भी इसी को रेफरेंस मान लें आप, mg के लिए भी इसी से मान लेते हैं, क्योंकि इससे हमें जो है ऊपर का और नीचे का दोनों का जो है हाइट पता है ना, तो इसको हम mg के लिए वो मान लेते हैं रेफरेंस लेवल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो ए पर तो रिलीज किया गया ना बच्चों, ए पर तो रिलीज किया गया पार्टिकल को, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, जब ए पे पार्टिकल को रिलीज किया था तो यहाँ पे बच्चों जीरो लिखी जाएगी, है ना। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिख लो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा बच्चों, रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट ऊपर है बच्चों, तो ये 5 मीटर की हाइट ऊपर है, तो हम बोलेंगे mgh, है ना। तो m जो है वो 2 इंटू जी जो है वो 10 इंटू एच, तो h कितना है बच्चों, रेफरेंस लेवल से 5 मीटर। अच्छा, उस समय स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काउंट नहीं करोगे, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी दबा ही नहीं है,
वो तो अपनी नेचुरल लेंथ में ही था जब ए पे पार्टिकल था। तो स्प्रिंग की हमें क्या नहीं देखने की जरूरत है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इक्वल्स टू, अब हम सी पे लिखते हैं। तो सी पे आप देखो स्प्रिंग जो है वो एक्स नॉट दब चुका है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप लिखोगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्स नीचे है, तो पहले स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, है ना, एक्स नॉट नीचे दब गया ना स्प्रिंग, तो एक्स नॉट का स्क्वायर। और रेफरेंस लेवल से नीचे आ रहे हो तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में होगी। तो माइनस में कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका नीचे अगर हम देखें माइनस में एक्स नॉट, तो एम जी एच, तो 2 × जी दैट इज 10 × एच। एच की वैल्यू कितनी हाइट नीचे आया बच्चों, एक्स नॉट, तो यहाँ पे हमने एक्स नॉट लिख दिया, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करें भाई आगे। अब एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ बच्चों। तो सी पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, सी पॉइंट पे जब मैक्सिमम वेलोसिटी हुई तो मैंने आपको बताया कि के एक्स नॉट जो है वो एम जी को बैलेंस करेगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एम जी बाई के, है ना, एम जी बाई के। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 50, 50 × 2 100 इक्वल्स टू हाफ मास बच्चों 2 kg है इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। तो वी मैक्स का स्क्वायर कर दो, 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ एम जी की वैल्यू आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 2 × जी, तो 20/k मतलब, तो ये 2/5 है। एम जी बाई के जो है वो 2/5 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ के की वैल्यू 50 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, तो 2/5 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर 25। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 25 और ये 50 कैंसिल, तो ये 2 बचा, माइनस ये आ जाएगा बच्चों एक्स नॉट की वैल्यू 2/5 है, तो 2 × 10 इंटू 2/5, तो यहाँ से 5 कैंसिल, तो यहाँ भी 2 बचेगा। अब देखो कितना आ गया बच्चों, 100 इज इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर प्लस ये देखो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 2 + 2 जो है वो 4, 2 × 2 4 और यहाँ पे 2 × 2 × 2 तो -8, तो ये -4 बचेगा, उधर जाएगा तो 104। तो वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी √104 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर है कि इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, तो मैक्सिमम कंप्रेशन से क्या करो, ए से डी में एनर्जी कंजर्व करो। चलिए वो भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो सेकंड, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में टोटल एनर्जी एट ए मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट डी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। तो इसको अगर लगाएं हम, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए तो भाई रिलीज किया है 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए 5 मीटर ऊपर है तो 2 mgh, तो g की वैल्यू 10 इंटू हाइट की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट d। तो बच्चों वो तो जीरो हो जाएगी क्योंकि d पर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी है मैक्सिमम कंप्रेशन में। बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस हाफ इंटू के 50 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो मैक्सिमम कंप्रेशन ना। और फिर रेफरेंस लेवल से नीचे एक्स मैक्स आया हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mg x मैक्स। अब आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल तो ये 25 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 100, है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 25 एक्स मैक्स का स्क्वायर और -mg मतलब 20 एक्स मैक्स। अब देखो बच्चों फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप यहाँ से 5 से कैंसिल कर लेना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो देखना जहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाकी आप इस तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए बच्चों अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है ना। कई बार क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कोई भी एक सरफेस है, ऐसे रफ सरफेस है और ये सरफेस इस तरीके से ऐसे दिया गया, आपको ये बोला गया है सरफेस की
हॉरिजॉन्टल जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो एल है, और वर्टिकल जो हाइट है वो एच है, ये आपको बता दिया गया। बोला गया कि इस पे एक ब्लॉक रखा गया बच्चों, ब्लॉक रखा गया एम मास का, और इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कहीं भी ऐसे ब्लॉक है तो फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, सरफेस के टेंजेंशियल है। जो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नली टेंजेंशियल है, और ये जो पूरी सरफेस है ये रफ है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, और ये पॉइंट ए है बच्चों, और फाइनली ये ब्लॉक को ऊपर पहुंचाना है, मतलब बी पॉइंट तक पहुंचाना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में इस फोर्स का आपको वर्णन पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इस फोर्स का वर्णन निकालना, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से रफ सरफेस है ना, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर जगह पे एंगल चेंज हो रहा है, ऊपर से फ्रिक्शन भी है, तो इस तरीके से इस फोर्स का वर्णन निकालना बड़ा टफ हो जाता है। तो उस जगह पर उस समय पर, क्योंकि ये फोर्स भी अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है ना, तो उस समय पे आप डायरेक्टली वर्क नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे किसी फोर्स का डायरेक्ट वर्क डन आपको नहीं दिखाई दे, ना मिले निकालते, तो हमेशा वहां पे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम का उपयोग करना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कभी कभी ऐसे फोर्सेस का वर्क डन भी देती है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो उसको इनडायरेक्टली किससे निकाला जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये भी एक वर्क एनर्जी थ्योरम का अच्छा एप्लीकेशन है। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं। आपको बोला गया कि फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टेंजेंशियली such that block moves slowly, तो बहुत धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाया जा रहा है, स्लोली है ना बच्चों, स्लोली फ्रॉम A to B, from A to B. Then find work done by F force. तो आपको फोर्स F का वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पे क्या है कि हर जगह पे फोर्स अपना एंगल भी चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन भी है, और ऊपर भी ले जाया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इस F फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनडायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से जाना पड़ेगा। देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ी काम आती है ना। तो कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखे लगे कि भाई इस क्वेश्चन में इस फोर्स का डायरेक्ट वर्क डन नहीं आ रहा है जो निकालने को बोला गया, तो हमेशा आप किसके बारे में सोचा करें, वर्क एनर्जी थ्योरम। कहीं भी फंस जाओ आप तो वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, जहां वर्क डन से रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो आप हमेशा किसके बारे में सोचा करो बच्चों, एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर लगाया करो, क्योंकि वो कभी कभी सिचुएशन को इजी कर देती है। खैर, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करें। तो मुझे तो कोई डायरेक्ट तरीका नहीं मिला इसका वर्क डन निकालने का, तो मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि आपके जितने ही फोर्स हैं, आप देखो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये मास एम है, तो इसमें एमजी भी लग रहा है बच्चों, इसमें नॉर्मल भी लग रहा है, इसमें एफ फोर्स भी लग रहा है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना, और इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो हमें निकालना है, प्लस वर्क डन बाई एमजी फोर्स, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। लेकिन आप सोचो इसको बहुत स्लोली मूव किया जा रहा है। तो अगर इसको बहुत स्लोली मूव किया जा रहा है तो बहुत कम रफ्तार है, और ऐसा भी समझो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि इसको बहुत स्लोली ले गया ना, तो एक्सलेरेशन एक्सलेट तो कराया ही नहीं है इसको, तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ी बच्चों, एक्सलेट नहीं कराया। तो यहाँ पे के फाइनल और के इनिशियल जो है वो बराबर है, तो डेल्टा के जो है वो जीरो होगा, क्योंकि के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल। स्पीड बराबर है या फिर बहुत धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तो लगभग जो वेलोसिटी है वो जीरो के लगभग है, तो डेल्टा के कितना होगा, जीरो। ये हमें समझ में, इसलिए ये कंडीशन दी गई कि उसको स्लोली ले जाया जा रहा है ना बच्चों, मतलब एक्सलेट नहीं कराया जा रहा है। एक्सलेट नहीं कराया जा रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी में है वो कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए डेल्टा के जो है वो जीरो है। अब वर्क डन बाई फोर्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज और आप समझे कि वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो नॉर्मल का वर्क डन जो है वो हमेशा कितना होगा बच्चों, जीरो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये इक्वल जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो वर्क डन बाई एफ फोर्स जो निकालना है वो किसके बराबर है, वर्क डन बाई एमजी फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अब एमजी फोर्स का तो आप वर्क डन निकाल सकते हो भाई,
वो तो आपको पता ही है mg फोर्स का वर्क डन कितना होगा बच्चों, इस ब्लॉक पर mg नीचे लग रहा है, और याद करो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर बच्चों, h। तो हम तो एम वर्क डन डायरेक्टली लिखना जानते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स लग रहा है नीचे और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी में h हाइट में, तो इसका वर्क डन है नीचे और ये ऊपर, तो नेगेटिव होगा वर्क डन, तो माइनस एम जी एच, ये तो आपका एम जी फोर्स का वर्क डन है, बड़ी आसानी से आ गया, प्लस वर्क डन बाई, तो देखो बच्चों ये आपका वर्क डन जो एम जी फोर्स का है वो तो माइनस एम जी एच हो गया। फ्रिक्शन का अगर हम वर्क डन निकालने तो हमें वर्क डन बाई कैपिटल फोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये अकल लगाना है कि फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालोगे, तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। या आप यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो बच्चों, बहुत छोटा सा एलिमेंट, देखो ये जो जगह है लगातार चेंज हो रहा है, एंगल लगातार चेंज हो रहा है इस सरफेस पे, लेकिन अगर आप छोटा सा एक एलिमेंट ले लें डीएल का, जिसमें इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करें और ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा है, तो देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि छोटा सा लेंथ चले डीएल, जिसमें ये एंगल लगभग कांस्टेंट हो इस डीएल लेंथ में, मैंने बढ़ाया बनाया बड़ा है, लेकिन ये जो लेंथ है बच्चों ये आपकी कितनी लेंथ है डीएल, है ना, बहुत छोटी सी लेंथ है, बहुत स्मॉल अमाउंट की एलिमेंटल लेंथ है। तो उस समय हॉरिजॉन्टल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए dx है, और वर्टिकल जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इस डीएल के अलोंग वो मान लीजिए dy है ना, ऐसे मान लेते हैं। और ये ब्लॉक अभी आपका इस तरीके से ऊपर है एम मास का, तो ये ब्लॉक के पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ये तो स्लाइड हो रहा है इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा अलोंग डीएल लेंथ, तो वो हम निकालते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये छोटे से लेंथ में छोटा सा वर्क डन फ्रिक्शन का डी डब्ल्यू एफ, छोटा सा वर्क डन फ्रिक्शन का वो कितना लिखा जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पीछे लग रहा है, आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल ये है, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, है ना बच्चों, ये आपको पता है। तो हम क्यों ना इसको लिखें म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स जो आपका लग रहा है काइनेटिक, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा दैट इज डीएल, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, म्यू एन इंटू डीएल, और यहाँ पे एन किसके बराबर है भाई, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो एन की वैल्यू आप पुट कर दो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज म्यू एम जी, डीएल पहले लिख लेता हूं बच्चों फिर कॉस थीटा लिख लेता हूं, एम जी कॉस थीटा था तो डीएल पहले लिख लिया कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो ये डीएल कॉस थीटा क्या है, अब इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस थीटा लगाएं जरा, तो कॉस थीटा विल बिकम बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस है डीएक्स और हाइपोटेनिस है डीएल, तो डीएक्स अपॉन डीएल, तो यहां से देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, dl cos थीटा, तो dl cos थीटा है किसके बराबर, dx के बराबर, तो यहाँ पे dx पुट करो, तो दिस इज dwf, छोटा सा वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आ जाएगा म्यू mg dx। अब बच्चों इंटीग्रेशन करो तो टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन मिलेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x में हो रहा है, x में, तो a से b में x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों, इसकी लिमिट लगाओगे 0 से l, तो ये तो हुआ म्यू एम जी एल, तो देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया हमारा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज अब आप यहाँ पे पुट कर दो भाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन में, तो आप ध्यान से देखो तो वर्क डन बाई कैपिटल एफ फोर्स विल बिकम माइनस एम जी एच और प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमने निकाला, अच्छा ये सब माइनस में चल रहा था ना बच्चों, माइनस में क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन डीएल के अपोजिट है, तो ये माइनस में लिखना था हमें, है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लेना आप, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम, मतलब ये तो एम जी एच है ही, और ये प्लस जो है बच्चों कितना हो जाएगा आपका माइनस म्यू एम जी एल। अच्छा बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस लगा लेना बाहर, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जीरो था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको इधर ले गए थे तो ये माइनस में था, है ना, तो बाहर एक और माइनस है, इसको नहीं भूलना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो बाहर अगर एक और माइनस है तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो इनडायरेक्टली हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला वो आ गया बच्चों एम जी एच प्लस म्यू एल। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से कई बार वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इनडायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं बच्चों, वर्क डन बाई एनी फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम भी कई जगहों पे कई सिचुएशन में हमारे काम आ जाती है ना, तो ये मुझे एक बार आपको बताना था, प्रूफ कराना था, वो मैंने आपको बता दी। और देखो ये काइनेटिक एनर्जी का जो सॉरी
काइनेटिक फ्रिक्शन का जो हमने वर्क डन निकाला है वो कैसे निकाला है, इस बात पे ध्यान रखना, क्योंकि इसमें यही मेन चीज थी निकालने वाली, बाकी तो सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।